भानु प्रताप। बाबा, आपके राजनीतिक चैनल में और कौन कौन सी बातें होंगी, कृपा करके हमें समझाने का कष्ट करें। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को अगला चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। भारतवर्ष की आबादी 146 करोड़ के लगभग है। यूं समझिए कि विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन। हमारा मंच से किया हुआ वायदा 146 करोड़ लोगों के साथ धोखा है, अगर हम न निभा पाए तो। और उस धोखे का परिणाम उस पार्टी को, पूरी पार्टी को, क्योंकि पार्टी जिम्मेवार है, उस पूरी पार्टी को अगला चुनाव न लड़ना, यह दंड है उसका। एक बार झूठ बोल दिया, तुमने पूरा नहीं कर सके, तो तुम्हें दंड है कि तुम्हारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगला चुनाव नहीं लड़ सकेगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति ने किसी मंत्री पद या एमएलए एमपी बनने के बाद कोई क्राइम कर दिया, उसको फौरन कुर्सी छोड़नी होगी, नैतिक दायित्व से नहीं, संवैधानिक दायित्व से। अगर किसी ने किसी मंत्री विधायक के ऊपर आरोप लगा दिया रेप का, तो अदालत जब तक तय करे कि यह व्यक्ति निरपराध है या अपराधी है, उसे अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। क्योंकि थोड़ी बात समझिए, कुर्सी के ऊपर बैठा होना न्याय की प्रक्रिया में बाधा बनेगा। जैसे मैंने आपसे पिछले प्रवचन में ये कहा कि हमारे उपगृह मंत्री टैनी के पुत्र ने थार के नीचे कई किसानों को कुचल के मार दिया। अब वो जेल में है या जेल में नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन जो उसकी जांच है, वो उसका पिता उपगृह मंत्री है, राज्य गृह मंत्री है। क्या उस जांच पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। भय, लोभ और उसका ओधा, ये देखा जाएगा, और जांचाधिकारी उस ढंग से ही जांच करेंगे, फैसला भी उसी ढंग से आएगा। आप देखते हैं रोज आपकी आंखों के सामने अपराध होते हैं और दोषी बरी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दोष लग गया और उस व्यक्ति ने, ऐसे तो स्त्री को भी अपनी इज्जत प्यारी होती है, कौन किसी के ऊपर दोष लगाता है? उसको अपनी कुर्सी से फौरन हटना होगा। तुम जब तक न्याय
तुम्हें अपराधी घोषित ना करे, तुम कुर्सी पे बने रहते हो, यह प्रथा गलत है। जब न्यायालय तुम्हें निरपराध घोषित कर दे तब तुम कुर्सी पे फिर बैठ जाओगे। सत्य विधान तो ये होना चाहिए था। तुम कहते हो अभी तो मामला है अंडर कॉन्सिडरेशन, और फिर अंडर कॉन्सिडरेशन है, यू आर ऑन द चेयर, और तुम्हारा चेयर पे होना जांच में बाधा का कारण बनेगा। जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। तुरंत तुम्हें इस्तीफा देना होगा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। अब प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है, राष्ट्रपति का बच्चा है, या किसी बड़े अधिकारी का बच्चा है, उस पर दोष लग गया और वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा। यहां नैतिकता का कोई सवाल नहीं, यहां जांच के भीतर व्यवधान का सवाल है। अगर वह व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है तो जांचकर्ता उसकी कुर्सी को देखता है। अगर इसके विरुद्ध मैंने फैसला दे दिया तो मुझे टांग देगा, उसके मन में डर होगा। तो यह निश्चित है कि न्याय तो नहीं होगा। और फिर अन्याय को न्याय कहने की जरूरत भी नहीं होती। पता है कुछ नहीं होगा। देखिए, लोग कहते थे आएगा तो मोदी, बिल्कुल आएगा। जब वोटर ने नहीं डाला, वोट का फैसला कानून को उल्लंघन करके 10,000 रुपये ड्यूरिंग द इलेक्शन, तुम अपने घोषणा पत्र में लिखो कि हम ये करेंगे, फिर करो। जैसे मैं कहता हूं 25 करोड़ रुपए देंगे और नहीं 25 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आता तो मैं बर्खास्त, मेरी सारी कैबिनेट बर्खास्त और मेरी पार्टी बर्खास्त। ये है सच्चाई। लगातार झूठ बोलते रहें, झूठ बोलते रहें, अगली बार फिर कोई कांड पता नहीं करवा दें कि हो जाए, कोई जांच नहीं बैठानी, फिर कांड हो जाए, फिर कोई जांच नहीं बैठानी, फिर शहीदों के नाम पे वोट मांगना। ये क्या तमाशबीन राजा है। आज मैं अगर तुम्हें कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 25 करोड़ आएंगे, जो भाजपा का होगा उसके 15 लाख आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो 15 लाख में बिक गए थे, उनकी औकात ही 15 लाख पे जिसने वोट डाला 15 लाख में वो बिक गया। और आज भी भाजपा का दामन नहीं छोड़ रहा। जब दामन छोड़ के इधर आ जाओ, गंगा स्नान करके इस पार आ जाओ, फिर आपको 25 करोड़ ही मिलेंगे। या फिर मोदी जी घोषणा करें कि 25 करोड़ हम भी देंगे। कुछ बात तो बने ना, या तो बराबर में आओ। तुम 26 भी ना कहो, तुम 25 ही दो, मुझे देश की खुशहाली चाहिए। तो मेरा मंतव्य नहीं समझ रहे हो, मैं तुमको प्रसन्न देखना चाहता हूं। वो चाहे मैं करूं या मोदी करते तो सबसे बढ़िया। जाता जाता अच्छा काम हो जाएगा, इसके आस इसको लोग याद रखेंगे। अन्यथा लोग कब्रों पे जूतियां भी मारा करते हैं।
जिस पुरुष में स्त्री में थोड़ी सी भी लज्जा होगी, वह देश की 140 करोड़ जनता से आज 46 हो गई, वायदा करेगा तो सरासर धोखा है। 420 ही है सारी जनता के साथ। जनता से 420 करके अगली बार फिर व्यक्ति आ जाता है। वो कांड की आज तक जांच नहीं हुई कि वो किसने करवाया, खुद मोदी जी ने करवाया या जिन्होंने करवाया वो पकड़े क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारी इतनी इंटेलिजेंस बेकार है? फिर तुम विश्व गुरु कहलाने के योग्य हो? यहां अमेरिका लादेन को पाकिस्तान में आके उसके घर में मार जाता है। क्या तुम्हें अपराधी नहीं मिलते? जिन्होंने हमारी 40 जवान शहीद किए हैं वो अपराधी तुम खोज से नहीं सके आज तक। और पहलगाम में आके 26 नागरिकों को मारा। तुम्हें अपराधी आज तक मिला नहीं क्या? तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी बेकार है तो तुम गद्दी काहे मले बैठे हो? इतनी सी बात पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू शुड रिजाइन एट द मोमेंट कि नहीं मिल सका भाई हमें, हम गद्दी छोड़ते हैं। फिर गद्दी पे आ जाना। फिर अब के मेजोरिटी की सरकार तो है नहीं, 2 लठ लेके चल रहे हो बैसाखियों के सारे। कभी उसके पांव पकड़ लेते, कभी उसके पांव पकड़ लेते, दोनों को काना कर रखा है। देखो मैं तुमसे कहता हूँ नायडू साहब, नीतीश कुमार, अगर तुम किसी चीज के इससे पैसा ले लिया है, तुम किसी बात में काने हो गए हो, तुमने इस पर कोई तुमने क्राइम किया है, तुम्हारी फाइल इसके पास पड़ी है, ईडी के पास, तो बिल्कुल मत घबराओ, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन तुम अपराधियों का साथ मत दो। नीतीश कुमार से भी मैं यही कहूँगा, कोई भी व्यक्ति, वह चाहे अजित पवार ही क्यों ना हो, शिंदे ही क्यों ना हो, लेकिन ये पार्टी तो बड़ी बड़ी है, हम तुम्हें सबको क्षमा कर देंगे। अन्यथा यह व्यक्ति सारी उम्र तुम्हारे ऊपर कलंक लगा रहेगा। तुम्हें मुक्ति का सांस लेने नहीं देगा यह व्यक्ति। तुम मानो, तुम हमारे खेमे में आ जाओ, इनकी बल संख्या घट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, और हम तुम्हें वायदा करते हैं, तुमने जो कर लिया वो कर लिया, लेकिन हमारे पास आके इधर तुम ऐसा कुछ नहीं करना, फिर नहीं बख्शे जाओगे। झूठ बोलना अपराध घोषित होगा। 146 करोड़ की विशाल जनसंख्या के साथ यह एक धोखा है। मैं आज कह रहा हूं, देखिए मैं अपनी उदाहरण देता हूं बार बार कि 25 करोड़ आपको दूंगा, 25 लाख रुपए के हिसाब से 100 किस्तों में, हर महीने आपको 25 लाख मिल जाएगा, आपके खाते में 25 करोड़ ही जमा होगा, आपके खाते में 25 करोड़ ही जमा होगा। 90 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसमें आपकी उसको प्रयोग करने की लिमिट होगी 25 लाख पर महीना।
लेकिन उसका जैसे हम एफडी कर देते हैं, आपकी एफडी हो गई, आपको हमें 2 बार चुनना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रख के चलो, क्योंकि 100 किस्तों में तो 5 साल के लिए अगर चुनोगे तो 60 महीने होंगे। फिर अगली सरकार इसको बंद भी कर सकती है, क्योंकि वो प्रतिबद्ध नहीं है। अगर तुम आगे भी जारी रखना चाहते हो तो हमें जिता देना, अन्यथा मत जिताना। हमारी आपके ऊपर यह भी शर्त नहीं है। और अगर हम आपको रुपया देने में असमर्थ रहे, फिर तो हम खुद ही नहीं खड़े होंगे। आप क्या जिताओगे हमें? फिर तो हम खुद ही गप्पी हो गए, खुद ही झूठे हो गए। इसलिए मैं पहली बार भी कहा कि आपको हमें 2 बार जिताना होगा, और 25 लाख निरंतर आपको मिलते रहेंगे। जब आपको 60 महीने मिलेंगे तो फिर भी आपकी इच्छा है कि आगे तुम हमें चुनो या न चुनो, फिर भी प्रतिबद्धता नहीं है तुम्हारे साथ। लेकिन हम प्रतिबद्ध होंगे, शायद फिर बाकी 40 महीने के बजाय हम और 60 महीने ही पूरे कर दें। शायद हम फिर आपको 25 करोड़ और की घोषणा कर दें। ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो हम आपसे 25 करोड़ का वायदा करते हैं। आपके खाते में 25 करोड़ आएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और किसी केस में अगर कैसी आपातकाल होगा तो आप 25 करोड़ 25 लाख की बजाय ज़्यादा भी निकलवा सकते हैं। उसके लिए अप्रूवमेंट के कुछ नियम होंगे, वो आपको बाद में, सारा संविधान तो बता नहीं सकता, वो लिखित होगा संविधान, आपको बता दिया जाएगा। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 करोड़ आपके खाते में जमा हो जाएंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में आप 25 करोड़ इस एक पारी में भी प्रयोग कर सकते हो। अगर कोई विशेष, हम देखेंगे कि आपके ऊपर वाकई ही आफत है, हर महीना। इसलिए मैं कहता हूँ, जो 5 किलो अनाज लेने वाले लोग हैं हर महीने, वो अपने खाते खुलवा लें और वो वोट जरूर डालें। नहीं डालेंगे तो क्या होगा, आपको परिणाम बता देता हूँ मैं अभी से। नहीं वोट डालेंगे, 5 किलो राशन में ही आप गुजारा करते रहना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हमें सिर्फ आपके जीवन को सुखी बनाना है। आपके मुरझाए चेहरे हम देख नहीं सकते। लेकिन अगर 5 किलो अनाज लेके आप मुस्कराते हुए रह सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर 5 किलो अनाज में आपका काम चलता नहीं तो फिर तो आपको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और व्यवस्था बदलने के लिए ही मैं आया हूँ, अन्यथा राजनीति में आना मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं। मेरा मार्ग है अध्यात्म का, और सच पूछो तो अध्यात्म का मार्ग भी मैं तो मौन बैठा था। ईश्वर की आदेश से मैंने बोलना शुरू किया और पूर्ण ग्रंथ मैंने बोल दिया, और आज तलक फिर बोल रहा हूं मैं अध्यात्म। यह राजनीति में आना, यह मेरी कोई लाइन नहीं है। संत व्यक्तियों की लाइन राजनीति होती नहीं, लेकिन यह भी आप लोगों के दुख दुखड़े दूर करने के लिए है। लोगों ने कहा आपने हल तो बड़ा शानदार किया,
लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला। ये लो अपनी कंठी माला। करेंगे कैसे, हमें फुर्सत के लम्हे नसीब ही नहीं होते। मैंने कहा फिर आपके लिए फुर्सत के लम्हे पैदा करो। 40 घंटे काम करना होगा सिर्फ, बाकी के सारे लम्हे हफ्ता भर के आपके पास फुर्सत के होंगे। उसमें आप ध्यान समाधि कर सकते हो। तो फुर्सत के लम्हे नहीं थे आपके पास, तो व्यवस्था तो वैसे ही बनानी होगी। इनके पास रोजगार नहीं है, जबकि रोजगार तो बहुत है। आपको बताया मैंने, हम कंप्लेंट के लिए उठाते हैं, यहाँ बिजली बंद हो गई कंप्लेंट करते हैं, यहाँ कोई उठाता ही नहीं फोन को। पूछते हैं, कहते क्या करें जी, कर्मचारी नहीं। देखिए दुविधा है ना, दुविधा है ना ये। जनता कहती है कि रोजगार दो, स्टाफ कहता है कर्मचारी नहीं। तो कौन सच्चा, कौन सच्चा? सच्ची जनता है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी है। मैंने एक मेरी ही शिक्षा का फोन आया, हम 10 लोग होते थे काम करने वाले, आज 3 रह गए हैं, और 3 में भी 2 तो हुक्म चलाने वाले हैं बॉस। बस एक अकेली मैं हूँ। घर से लड़के आते हैं, नजला सारा मेरे पे पटक जाते हैं, और करे भी कर। घरों में शांति नहीं है आज, क्योंकि तुम ध्यान वगैरह करते कुछ नहीं। शांति आएगी कहाँ से? दौड़ लगी है अंधी, पता नहीं जाना कहाँ है। शांति आएगी कहाँ से? घर से लड़के ही तो आओगे। लोग घरों में जानबूझ कर लेट जाते हैं। इधर मिठाई की दुकान पे बैठ गए, उधर किसी के पास बैठ के रेडियो के ऊपर गप मारने लगे, व्यर्थ की बकवास में राजनीति की बातें करने लगे, जबकि राजनीति में इस व्यक्ति ने कुछ लेना देना नहीं। इसकी वोट बनी है, अभी 20 साल नौकरी की ओर पड़े हैं, लेकिन राजनीति के ऊपर बकवास करना जा रही है। घर नहीं जाना चाहती, पता है पत्नी कलेश करेगी। झंझट से डरते हैं, घर में एक झंझट बैठा है, और वो झंझट तुम्हारा ही पाला हुआ है। सबसे पहली बात, झूठ बोलने वाले को आगे से अयोग्य करार दिया जाएगा। उस पूरी पार्टी को, एक व्यक्ति झूठ बोलेगा तो सारी पार्टी दंडित होगी, क्योंकि घोषणा पत्र सबकी सहमति से बनाए जाते हैं। अगर एक व्यक्ति के कारण घोषणा पत्र बनाए जाते हैं, तो फिर उसने सब संस्थाओं को मोल ले लिया है, ये समझ लो। वह कहता मैं हूं ना, तुम बैठे रहो, मैं जितवा दूंगा, क्योंकि मैंने खरीद लिया है सब ढांचा। यह हमारी 10 लाख लोगों की कुर्बानियों का मजाक है, भद्दा मजाक है। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम। जो न हो सका हमारा, रहा गर्दिशों में हरदम। मेरे इश्क का सितारा
कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है। जिस संस्था ने स्वतंत्रता संग्राम में जिसकी एक चिड़ी भी नहीं मरी, मैं रोज कहता हूँ, जिसका एक व्यक्ति भी शहीद नहीं हुआ, एक व्यक्ति जेल तक भी नहीं गया, कि उसी के हो गए हम, उसी को हमने गद्दियों पर बैठा दिया, जो ना हो सका हमारा। जो अंग्रेजों के चरण पकड़ लिए जिसने, हम उसी के चरण पकड़ लिए। ये बदनसीबी नहीं देश की तो और क्या है। ये तो कुदरती मैं आ गया, इत्तेफाकन मुझे याद भी आ गया। अगर मैं ना आता या मैं इस जन्म में एनलाइटेंड ना होता, अपने पिछले जन्मों में जाने की योग्यता ना होती, तो ये पता ही ना चलता आपको। आज लोग क्या कुछ नहीं उड़ा रहे हैं। कहते नेहरू सिगरेट पीता था, भाई तुम पी लो, तुम्हें कौन रोकता है? हुँ? तुम नाक से पी लो, वो मुंह से पीता था, कान से पी लो, तुम्हें कोई रोकता है क्या? ये भी कोई बात हुई? तुम ऐब भी गिनाते हो तो कैसे कैसे? कहते हो तो एडवीना के साथ माउंटबेटन के साथ संबंध में था, तो तुम जोड़ लो भाई संबंध, तुम्हें कौन कहता है? तुम सूगले हो तो ही तो तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं जोड़ता। दो बातों के ऊपर मैं जिक्र करूंगा। जेल किसी को नहीं होगी, चौंकना मत। किसी व्यक्ति को जेल नहीं होगी। कुछ विशेष अपराधों को छोड़कर, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में, 751 वगैरह, इनमें कुछ बड़े मसलों को छोड़कर, 7 मसलों को छोड़कर, वो मैं आपको गिनाऊंगा। कौन से 7 मसले हैं? बड़े क्राइम, जैसे हत्या, इरादा कत्ल 307, 302, रेप, बलात्कार, बच्चियों के साथ रेप, 7 मसलों में जेल होगी सिर्फ। और उस जेल में भी हम, उसका नाम रखा है तुमने सुधार गृह, लेकिन हम वास्तव में सुधार करेंगे। हम वहां रोज जेल में बंद धार्मिक लोगों के प्रवचन सुनाया करेंगे। उनका आपकी ड्यूटी है भाई, इनको इकट्ठा करके अच्छी अच्छी बातें सुनाया करो। हालांकि तुमने भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, तो तुम्हारी बात मानेगा कौन? लेकिन फिर भी समझाया करो। हाँ, ऐसे लोग जो जेल में 15 साल से ज़्यादा बंद हैं, उनको हम जेल से छोड़ के घर में नज़रबंद कर देंगे, सुख की सांसें ले लें, घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। घर से बाहर नहीं, जो 15 साल की जेल काट ली है, इतने में धर्म ठिकाने आ जाती है। 2 चक्कर और घूम जाते हैं, 7 साल का चक्कर होता है। 2 चक्कर घूम जाते हैं तो व्यक्ति को अकल आ जाती है। 15 साल किसी को उम्र कैद हुई है, 15 साल कैद हो गया। अगर बापूजी को 15 साल हो गए ना, तो फिर इनको कह देंगे कि आप नज़रबंद रहो, यहाँ किसी से मिलना गुलना नहीं है। बाहर पहरा बैठा देंगे, कोई न जा सकता है ना आ सकता है, भीतर मेरी तरह बैठे रहो जैसे मैं बैठा हूँ।
अब मैं तो यहाँ कोई आ जाता है तो मुझे तकलीफ होती है। तुम चाहते हो कि हमें कोई मिलने आए या हम किसी के पास मिलने जाएं, क्योंकि तुम अस्थिर हो भीतर से। तो तुम घर पर तुम्हें नज़रबंद किया जाएगा और तुम्हें ध्यान की विधियां सिखाई जाएंगी। कितना अच्छा होगा, ताकि अगले जन्म में तुम अच्छे संस्कार लेके पैदा हो सको। ये जन्म तो तुमने गंवा दिया, अगले जन्म में तुम अच्छे संस्कार लेके पैदा हो सको। 7 क्राइम्स को छोड़कर, बड़े क्राइम्स, बाकी किसी को जेल नहीं होगी। जेल की बजाय फैसला, 3 साल की जेल तक के व्यक्ति को घर में नजरबंद रखा जाएगा, निगरानी में। ऐसा नहीं है कि वो घर की कुंडी खोल के बाहर चला जाए और क्राइम कराए, नहीं ऐसा। अगर और क्राइम करेगा तो अधिसूचना साथ के साथ होगी, फिर उसको फिर हम जेल में भेज देंगे। अन्यथा घर पे बैठो, आराम से घर की रोटी पानी खाओ। 3 साल से अगर कम की सजा हुई है, जैसे किसी विधायक की चले गई, 2 साल की सजा हो गई, तो उसको हम जेल में नहीं भेजेंगे। तुम जेल के डर से तुम्हारा विकास रुक जाता है, जबकि तुमने क्राइम किया ही नहीं होता। एक तथ्य बताऊं, तथ्य से ज्यादा सत्य है ये बात। लोग सत्य को इसीलिए कि हाकम जालिम है, सत्य को बोलने से कतराते हैं, ये जेल में डाल देगा। 3 साल की जेल तक, जेल नहीं नजरबंदी होगी। और जब तक, इसे ऐसा समझो, किसी व्यक्ति ने क्राइम कर दिया लेकिन घर से वो कमजोर है, वो एमएलए है या एमपी है, उसके ऊपर कोई आरोप लग गया और आरोप के जो प्राइमरी, जिसको हम कहते हैं प्रथम द्रष्टव्य, वह दोषी सिद्ध लगता है कि दोष है, तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। वह कुर्सी ग्रहण नहीं करेगा, उसका पहला दंड तो ये है, कोर्ट में केस चलेगा। 30 दिनों के अंदर कोर्ट को फैसला देना होगा। छोटा मसला है तो 30 दिनों में फैसला देना होगा। कत्ल का फैसला 3 साल से ज्यादा एक दिन में नहीं लगेगा। डेफर्मेशन 3 साल से ज्यादा नहीं। ऐसे ही कैटेगरी से बना देंगे। जो आम मसले हैं, उन मसलों में सारी उम्र घसीटती रहती है, अदालतें फैसला ही नहीं सुनाती। कारण है फाइलों का बोझ इतना, और हर कोई, मेरी बेइज्जती हो गई, इसने मेरी इज्जत तक कर दी, पता उसको है नहीं कि मैं हूं भी कि नहीं। सत्य यह है कि पहले तो ये पता करो कि तुम हो भी। एक एक्टर ने, मैं नाम नहीं जानता, उसने 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर दिया। मैंने कहा भाई, माल तो 5 रुपए 6 आने का है और तुम दावा 500 करोड़ का किए हो। और देखो, ऐसे ही मूर्ख जज हैं आगे, वो कहते हैं हाँ मानहानि हुआ है। भी ऐसा क्या मान था तुम्हारा? हम्म? मौत को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारा सब कुछ छीन के ले जाती है। मान क्या, वो रहने कुछ नहीं देती तुम्हारे पास, तुम्हारी गोजी भरी की भरी रह जाती है। तुम्हारी ट्रंक, थैलियां, लॉकर, बैंक सब भरे के भरे, तुम्हारी धरतियां पड़ी की पड़ी रह जाती। मौत सब छीन के ले जाती है, उसके ऊपर कोई मानहानि का दावा करता है।
इतना मत अपने आप को बड़ा समझा करो। थोड़ा एक परम सत्य की तरफ भी झांक लिया करो। एक दिन आईना वो तुम्हें दिखलातेगी और सबको दिखलाती है। कहाँ है तुम्हारे दादे परदादे 7, 8, 10 पुश्तों पहले? कहीं दिखते हैं क्या? कहाँ गए वो? और ऐसा ही उन्होंने मूर्ता की थी जैसा तुम कर रहे हो। जेल किसी को नहीं होगी 3 साल के क्राइम तक। जब फैसला आ जाता है उसके बाद अंडर ऑब्जर्वेशन वो रहेगा। आदमी बदलते रहेंगे। 3 साल तक आपको ये कष्ट सहना होगा। आप भी रहोगे घर में और उसकी एवज में देखिए जो आपके रक्षा करेंगे, निगरानी करेंगे, उसको रोटी पानी भी खिलाना होगा। ये कहता और भी माड़ा हो गया, देखो दिमाग देखो, इन लोग हंस रहे, ये तो और भी माड़ा हो गया। कहता उस आदमी को रोटी पानी खिलाना होगा तो भी तुम अपने घर पे भी तो रहोगे। ये आज़ादी के बदले जो तुम्हारी रक्षा करेगा, देखभाल करेगा, कहीं भाग ना जाओ। रिश्वत कोई लेगा नहीं। क्यों लेगा रिश्वत? सबके पास 25 करोड़ है। उसकी एफडी है भाई 25 करोड़ रुपया। कोई रिश्वत नहीं लेगा। 1 रुपया अगर किसी का बढ़ गया, ईडी वगैरह, ये आईटी वगैरह, सीबीआई वगैरह सब फेल। तो जजेस से मैं कहता हूं कि मानहानि के मामले में या तो उस व्यक्ति को सजा दी थी 2 साल की कैद, ये जो अपने संविधान में लिखा है। अन्यथा जो 500 करोड़ का दावा है ये तो बिल्कुल गलत है। फिर देखिए, साइंटिस्ट से पूछिए, माल थोड़ा सा महंगा हो रहा है, लोहा भी महंगा हो गया, वो भी है हमारे शरीर में, मैंगनीज भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है। इनका सब मिला के पूछिए साइंटिस्ट से कि भी क्या वैल्यू है इसकी।